वेलकम टू लोक सेवक द स्टडी आईक्यू। ये मेरा सेकंड वीडियो है कैश क्रॉप कमर्शियल क्रॉप के ऊपर। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो टैबेको के ऊपर था और ये वीडियो जो है वो रबर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के ऊपर है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो रबर बोर्ड है, रबर बोर्ड ने भारत में 2025-26 के लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं कि भारत में कितना एक ह्यूज डिफरेंस है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, जिसके चलते उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसके इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर हम इसको हिस्ट्री से देखें तो जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में प्लांटेशन को बढ़ावा दिया, जैसे कि टी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था, टैबेको के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था, इसी तरीके से जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था जो कि उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट के उपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है वहां से प्रश्न बन सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो इससे जुड़े हुए जो क्लाइमेटिक तमाम चैलेंजेस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, इन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर टॉपिक पर आए, हम कुछ बेसिक चीजें जो है रबर के बारे में जान लेना चाहेंगे कि रबर एक्चुअल में किस तरीके से भारत में इंट्रोड्यूस हुआ और इसका क्या इंपैक्ट भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में वर्तमान में है और किस तरीके से भारत के विकास को एक दिशा दे रहा है। भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में भारत में जो है ब्राजील से जो है रबर लाया गया था और ये जो रबर भारत में ब्राजील से लाया गया था वो 1826 में लाया गया था और इसको लाने वाले थे हेनरी विलियम। और इस कार्य को किया गया था लॉर्ड सेलिसबरी के सामने में, यानी लॉर्ड सेलिसबरी ने भारत में इसके कल्टीवेशन को, इसकी खेती को इंट्रोड्यूस किया था जब हेनरी विलियम 1826 में रबर को भारत में ब्राजील से लेकर के आए थे। फिर अगर इसके एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए, जो इनिशियली इसका जो प्रारंभिक स्तर पर एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स हुए वो एफर्ट्स जो है वो ब्रिटिश प्लांटर्स ने किए थे, यानी जो इस तरीके की प्लांटेशन खेती को बढ़ावा दे रहे थे। और ये प्लांटेशन वर्क का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद कमर्शियल जो कल्टीवेशन शुरू हुआ उसमें बहुत लंबा समय लगा और वो जो है भारत में कमर्शियल कल्टीवेशन जो शुरू हुआ वो बहुत लेटर ऑन जब हम देखते हैं 1902 के आसपास भारत में इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ और पहला जो है फर्स्ट कमर्शियल रबर प्लांटेशन जो है वो केरला में एस्टेब्लिश किया गया भारत के अंदर। और आज वर्तमान में भारत के इकोनॉमी में रबर सेक्टर जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एक मेजर रोल प्ले करता है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि भारत का कंजम्पशन और प्रोडक्शन में एक डिफिसिट है जिसमें हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। फिर कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो है ग्रो किया जाता है। इसका कल्टीवेशन जो है, इसकी कृषि जो है वो कहाँ की जाती है? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में की जाती है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उष्णार्ध बोलते हैं। उष्णार्ध जलवायु में जो है ये ग्रो किया जाता है और जो इसका एरिया है वो इक्वेटर के दोनों तरफ 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों दिशाओं में किया जाता है और यही वो एरिया है जहां पर उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्णार्द्र का मतलब यह है कि वो गर्म भी होगा और ह्यूमिड आर्द्रता भी होगी। विशेष करके इस क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर हम टेम्परेचर की बात करें अगर रबर के प्रोडक्शन के लिए तो रबर के इसके लिए टेम्परेचर जो है 24 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो आइडियल माना जाता है। सॉइल की अगर बात की जाए तो ये लैटेराइट सॉइल में उगाया जाता है और लैटेराइट सॉइल जो होती है वो रस्टी रेड होती है, लाल मिट्टी जिसे आप बोलते हैं, हल्की से लाल रंग के लिए होती है और उसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के चलते होता है। और जो लैटेराइट मिट्टी से जुड़ी कुछ विशेषता भी आप समझ लें कि इसमें आयरन और एल्युमिनियम जो है रिच होता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन अधिक होता है, एल्युमिनियम अधिक होता है और ये जो वार्म और वेट एरियाज होते हैं वहां पर ये मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है और इसका रंग जैसे कि मैंने बताया कि रस्टी रेड होता है, यानी लाल रंग लिए हुए होता है, कुछ धुंधला लाल रंग होता है जो कि आयरन ऑक्साइड के चलते होता है। फिर अगर इसके नेचर की बात करी जाए, कैरेक्टर की, तो ये एसिडिक होती है। कैसी होती है मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी जो है एसिडिक होती है। एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो पीएच है, पीएच क्या होता है? किसी भी चीज का हम क्षारीयता या अम्लीयता को देखने के लिए उसका पीएच मान
नुकसान होता है। और अगर वो pH 7 से तक होता है, 1 से 7 तक, तो उसको हम अम्लीय एसिडिक बोलते हैं, और 7 से अधिक होने पर उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये एसिडिक होती है, और साथ ही साथ ये अनफर्टाइल होती है, अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन होती है। कृषि की दृष्टि से, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से इसमें आपको प्रोडक्शन करने के लिए इसका कोई उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कमियां होती हैं। और वो कमियां क्या होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी फसल की अच्छी खेती के लिए उसमें नाइट्रोजन की जो है बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन नहीं होता है, पोटेशियम भी इसमें नहीं होता है, यानी पोटेशियम भी नहीं होता है। फिर अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड न होने के चलते भी इसकी जो है फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और इसलिए खेती के योग नहीं होती है। लैटेराइट मिट्टी सूटेबल किस चीज के लिए है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो प्लांटेशन कृषि जो होती है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया टी के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी तरीके से कॉफी के लिए ये जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और आप इसको कैशू के लिए यानी काजू के लिए आप इसका अच्छा इसका फर्टिलिटी रहती है। रबर प्रोडक्शन जिसको मैं आपको लेक्चर आज का दे रहा हूं, रबर के लिए, सिनकोना के लिए है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है जिसके लिए ये जानी जाती है मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। फिर अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो है इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि रेनफॉल रबर के लिए बहुत अधिक चाहिए होता है, 200 से 250। और इसीलिए ये जो ह्यूमिड उष्णाद्र जलवायु जो है इसके लिए सूटेबल है। और रबर ऑब्टेन किससे होता है, जो रबर के जो पेड़ होते हैं उसमें से जो नेचुरल दूध निकलता है, जब उसकी बार्क को हम हीट करते हैं तो उसमें से एक मिल्क टाइप का लिक्विड निकलता है जिसको कि लैटेक्स बोला जाता है। वो लैटेक्स जो है हम रबर से प्राप्त करते हैं, और यही लैटेक्स जो है रबर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो रबर के पेड़ ग्रो किए जाते हैं वो जो पहाड़ियों की ढाल होती है उस पे लगाए जाते हैं, और इनकी जो ऊंचाइयां होती हैं वो 300 से 700 मीटर तक होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको ध्यान रखें। इनसे स्टेटमेंट बन सकता है, इनसे डायरेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है कि रबर की खेती की जाती है। लैटेराइट मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो लाइक दिस दे कैन गिव यू द ऑप्शन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है। लैटेराइट मिट्टी की कोई विशेषता दे करके साथ में जो है प्लांटेशन से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि प्लांटेशन, सपोज दैट अगर आप बात करें कि प्लांटेशन के लिए जो है वो लैटेराइट मिट्टी में किया जाता है, और लैटेराइट मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की अधिकता होती है। अब दोनों में से कौन स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें पोटेशियम और इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, बल्कि इसमें क्या अधिक होता है, इसमें जो है आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया है इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, सुने वीडियो को, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रिवीजन है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है, रबर की खेती से जुड़ी हुई है, रबर के कल्टीवेशन से जुड़ी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी भी आप देख लें। लैटेक्स क्या होता है, लैटेक्स एक मिल्की फ्लूइड है जिसमें क्या होता है, रबर पार्टिकल्स होते हैं, और इसी को हम कलेक्ट करते हैं कहां से, रबर ट्रीज से, थ्रो टेपिंग। यानी जब रबर के प्लांट पे टेपिंग की जाती है तो उस टेपिंग से हमको रबर पार्टिकल्स जो है निकलते हैं एक फ्लूइड की शक्ल में, जो कि लेटेक्स कहलाता है। अब टेपिंग क्या है ये भी जान लीजिए। जब हम किसी रबर के प्लांट के ऊपर चोट मारते हैं, उस पर इंसिजन्स करते हैं, तो उस इंसिजन से रबर से जो है वो लेटेक्स निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेपिंग। और फिर कप लंप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कप लंप क्या है, तो नेचुरल रबर को जब हम जिसमें कलेक्ट करते हैं वो कप मेड में होता है, कप्स मेड होता है, और वो बना काहे का होता है, कोकोनट शेल का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। कोकोनट शेल होता है, उसको पेड़ से बांध दिया जाता है, फिर इंसिजन्स करते हैं, यानी बार्क के ऊपर जो छाल होती है रबड़ की उसके ऊपर हम हिट करते हैं, और उस हिट करने से जो लेटेक्स फ्लो करता है वो लेटेक्स जो है हम किसमें करते हैं, कलेक्ट कोकोनट शेल में करते हैं, और उस कोकोनट शेल को क्या बोलते हैं, कप लंप बोलते हैं, कप लंप बोलते हैं। और कोगुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द रबर पार्टिकल फ्रॉम द लेटेक्स यूजिंग केमिकल और अदर। जब हम लेटेक्स में जो रबर पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं केमिकल प्रोसेस के जरिए से, उसमें कुछ केमिकल एजेंट्स मिलाते हैं, तो उसको कोगुलेशन बोलते हैं। और स्किम रबर,
रबर जो कि ऑब्टेन किया जाता है कहां से, स्किम्ड लेटेक्स से। जब स्किम्ड लेटेक्स से जब हम रबर को प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्किम्ड रबर। और वल्कनाइजेशन क्या है, ए केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग रबर विद सल्फर टू इंप्रूव its स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। वल्कनाइजेशन के जरिए से हम सल्फर का प्रयोग करते हुए जो रबर हम ऑब्टेन करते हैं स्किम रबर से, उससे उसकी स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी में, इलास्टिसिटी में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें रैंक वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर में सर्वाधिक जो रबर का प्रोडक्शन होता है वो थाईलैंड करता है, फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया है, थर्ड नंबर पर वियतनाम है और फोर्थ नंबर पर इंडिया है। और चाइना रबर के प्रोडक्शन में इंडिया से पीछे है, ये चीज को ध्यान में रखना है। फिर भारत चौथे स्थान पर है, चाइना पांचवें स्थान पर है, पहले स्थान पर थाईलैंड है, इसको आप ध्यान रखें लेटेस्ट डाटे के अकॉर्डिंग। और अगर इससे कंजम्पशन की वर्ल्ड वाइड बात करी जाए, कंजम्पशन की जाए तो चाइना दुनिया भर में सर्वाधिक रबर का कंजम्पशन करता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो रबर का चाइना है और चाइना के ठीक बाद भारत है, तीसरे नंबर पे यूरोप है। अगर यूरोप को एज ए कॉन्टिनेंट हम माइनस कर दें तो तीसरा देश यूएसए हो जाएगा और फोर्थ जापान हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अगर हम रैंक इन द स्टेट, इंडियन स्टेट की रैंक देखें कि भारत में रबर के प्रोडक्शन में कौन से स्टेट है, तो पहले नंबर पर केरला है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो है वो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं है, बल्कि सेकंड जो है त्रिपुरा है। और त्रिपुरा कहां पे पड़ता है, असम और त्रिपुरा में जो है लैटेराइट मिट्टी मिलती है। और यहां पर जो है भारत सरकार जो है बढ़ावा भी दे रही है, किसको, रबर की खेती को। तो दूसरा जो भारत में सर्वाधिक रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो त्रिपुरा है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला केरला है और थर्ड पे कर्नाटक है। फिर नेक्स्ट अगर हम चलें कि गैप इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड फ्यूचर रोड मैप, जो हमारा रबर का प्रोडक्शन है और रबर का जो कंजम्पशन है उसमें जो गैप है, देखिए इंडियन नीड्स जो भारत की 2025-26 तक नीड होने जा रही है, उस 2025-26 की नीड में अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत को 1,50,000 टन ऑफ नेचुरल रबर की अतिरिक्त जरूरत होने जा रही है 2025-26 तक, और ऐसा रबर बोर्ड ने कहा है। और अगर इसकी आवश्यकता को पूरा करना है तो हमें कुछ नए एरिया आइडेंटिफाइड करने होंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि स्ट्रेच ऑफ लाइन इन द रीजन वेस्ट एंड बंगाल और रबर कल्टीवेशन। और इसके लिए जरूरी है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल है, वहां पर जो खेती योग्य जमीन है, जहां पर हम जिसको टेपिंग कहा जाता है, उस टेपिंग के माध्यम से हम इसकी कल्टीवेशन को प्रोत्साहन दे सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि त्रिपुरा में जो है भारत सरकार ने काफी रबर के प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दिया है और वहां का क्षेत्र भी जो है लगभग 90,000 हेक्टेयर तक लैंड जो है रबर कल्टीवेशन में है। और अगर हम बात करें कि फुलफिल द डोमेस्टिक जो डिमांड है हमारी, और जो हमारी डिपेंडेंस है बाहर से उसको इंपोर्ट करने के लिए, उसके चलते हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत अधिक जा रहा है, तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। फिर रबर बोर्ड जो है रबर अपना हुई थी, वो रबर बोर्ड की वो 1947 में हुई थी और 1947 में रबर एक्ट के जरिए से हुई थी, रबर एक्ट के जरिए से हुई थी। और इसका जो रबर बोर्ड का मुख्यालय है वो कहां पर है, वो कोट्टायम में है, कोट्टायम में है। कोट्टायम कहां है, केरल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां पर है, तो ये भी जो है केरल में है। और केरल में कहां पर है, कोट्टायम में है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।